So hello guys and welcome to this part 6 of the CUSP MSc Physics Entrance PVCA questions solved. So हो सकता है ये वीडियो इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो हो। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और यहीं कहीं स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई गाइडेंस चाहिए आपको MSc फिज़िक्स के बारे में तो आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 2017 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 है ये और टोटल ये पार्ट 6 है। तो चलिए 2017 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, द सिस्टम फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इज, ठीक है। तो थिन लेंस दिए हुए हैं दो। देखिए थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। एक पहला थिन लेंस होता है हमारे पास कन्वेक्स और सेकंड होता है कनकेव थिन लेंस, ठीक है। तो इनकी एक सिस्टम मैट्रिक्स बनती है। तो सिस्टम मैट्रिक्स कैसे बनती है, A B C एंड D। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आती हैं थिन लेंस की, वो क्या आती हैं हमारे पास 1, ठीक है, 0, 1 एंड -1/, फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर आपको इसकी ऑप्शन ये C राइट है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ से C की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ की, तो वो क्या होता है -1/c। जो फोकल लेंथ होती है वो -1/c होता है, ठीक है। और ये ऐसे मैट्रिक्स बनती है। तो 16 का ये आंसर हो गया। 17 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2, इनको एक दूसरे से डिस्टेंस x पे रखा हुआ है और टोटल फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। तो देखो इसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, ठीक है, ओवर इनका सम, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। टोटल फोकल लेंथ, ठीक है, ये टोटल फोकल लेंथ आ गई TF इज इक्वल टू F1 इंटू F2। इसका मतलब ये प्रोडक्ट और ये प्लस, ठीक है, और इससे माइनस जो इनके बीच का डिफरेंस है। समझ गए आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी ऑप्शन ये A राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द मार्लूज लॉ, ठीक है, मार्लूज लॉ बोला हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड बाय अ पोलराइजर इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए मार्लूज लॉ के स्टेट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड बाय अ पोलराइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। थीटा आता है हमारे पास एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड द, जो हमारे पास रेज आ रही होती है, लाइट होती है एमिटेड, उसके बीच का एंगल होता है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये वाली इसकी ऑप्शन करेक्ट है, B ऑप्शन, ठीक है। जब इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो I0 बन जाता है I0 cos स्क्वायर थीटा, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रेडियाई ऑफ, इसका मैंने आपको ऑप्शन बता दी, B ऑप्शन इसकी राइट है, ठीक है, 18 की B। तो क्वेश्चन नंबर 19 है रेडियाई ऑफ फ्रेस्नेल जोन। देखिए जो रेडियाई ऑफ फ्रेस्नेल जोन का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, RF रेडियाई ऑफ फ्रेस्नेल जोन इज इक्वल टू, इस तरह से एक ब्रैकेट, ठीक है, N लैम्डा D1 D2, मतलब फ्रेस्नेल जोन्स के बीच का डिफरेंस, प्लस D1/D2, ये डिस्टेंस का जो होता है, N वेवलेंथ आ गई इसकी 1/2 पावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो जो हम एक बार कोई लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट होती है, ठीक है। मतलब जो एक बार जो वेवलेंथ है वही आगे तक रहेगी, वो वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। डिस्टेंस बिटवीन फ्रेस्नेल जोन्स वो क्या रहेगा हमारे पास, वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो एक बार डिफरेंस आ गया वो आ गया। तो इससे क्या बनेगा, RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N 1/2, ठीक है। तो इसकी ये D ऑप्शन देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे √n दिया हुआ है, √n नहीं n होना चाहिए था, ये इनसे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। तो वैसे इसका ऑप्शन D करेक्ट है, ठीक है। ऐसे √n आएगा तो इन्होंने स्क्वायर रूट पहले बोला हुआ है ना, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर n आएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर n, मतलब RF इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अंडर रूट, ऐसे,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 2 में भी करवाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा आपको। 20 का ऑप्शन ए, एन ओवर ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर आपको देखना है तो पार्ट 2 में जाके आप देख सकते हो दोबारा से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबी लेज़र इज़। देखिए मैंने रूबी लेज़र के बारे में आपको पहले बताया था, आज थोड़ा इसको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। देखिए रूबी लेज़र में क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे 3 एनर्जी स्टेट लेते हैं, E1 E2 और E1 आ गया हमारे पास ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और E2 आ गया मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, और ये E3 आ गया पंप्ड स्टेट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे अपनी कॉपी पे लिखिए। ठीक है, अभी मैं आगे करवाता हूँ आपको। तो देखिए क्या होता है हमारे पास, रूबी लेज़र रूबी क्रिस्टल होता है, तो उसे हम पंप करते हैं। तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो जब हम इन्हें पंप करने के लिए एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये क्या करेंगे, पंप्ड स्टेट E3 में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये पंप हो गए, लेकिन E3 जो स्टेट होती है एक्साइटेड स्टेट, वहाँ पे ज़्यादा देर रह नहीं पाते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करते हैं, फॉल बैक होते हैं नीचे वाले स्टेट्स में। तो ये E3 से E2 स्टेट में फॉल बैक होगा। ठीक है, E2 स्टेट में फॉल बैक होगा तो जो मतलब देखो ग्राउंड स्टेट में जो किसी भी चीज़ के रहने का, इलेक्ट्रॉन का रहने का टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम कहाँ होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। उससे कम कहाँ होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। इस तरह से कम कम होता है। तो जब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा, ये वाली एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो इसका यहाँ पे रहने का टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ से फॉल बैक कर रहा है, और हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो क्या करता है, रेडिएशन या लाइट एमिट करता है, फोटोन या फोन किसी भी तरीके से एमिट करता है। तो E2 में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये एमिट कर देगा, उसके बाद ये दोबारा फॉल बैक कहाँ को होगा, E1 में। तो E1 में क्या होगा, फिर से रेडिएशन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी स्टेट इन्वॉल्व है हमारे पास, E1 E3 एंड E2, 3 स्टेट इन्वॉल्व है हमारे पास। ये फिर से E1 आ गई, अब E1 को हम फिर से एनर्जी देंगे, ये फिर से E3 में, फिर से E2, फिर से E1, इस तरह से जाता रहेगा। तो ये क्या होगा, हमारे पास 3 स्टेट लेज़र होगी, रूबी लेज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहेरेंस लेंथ ऑफ लेज़र बीम ऑफ बैंडविड्थ 2500 हर्ट्स। ये थोड़ा देखने को कठिन क्वेश्चन लगता है। अभी मैं इसे खुद कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन बाद में जब मुझे इसका फार्मूला पता लगा तो बहुत ही आसान था। देखिए क्या होता है फार्मूला, कोहेरेंस लेंथ का फार्मूला होता है LC इज़ इक्वल टू C इंटू टाउ। यहाँ पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और टाउ क्या है, कोहेरेंस टाइम। तो कोहेरेंस टाइम का क्या फार्मूला होता है, कोहेरेंस टाइम इक्वल टू 1 ओवर बैंड विड्थ। ठीक है, 1 ओवर डेल्टा न्यू बैंड विड्थ। तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर 2500। तो LC क्या आ गया हमारे पास, 3 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, ओवर 2500। इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो क्या आएगा आपके पास, इसे कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारे पास 0.0012 इंटू 10⁸ मीटर। जब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा इस तरह से। ठीक है, ओवर 1000 किया हमने किलोमीटर में चेंज करने के लिए, ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो ये देखिए 120 किलोमीटर आ गया। तो ये ऑप्शन 20 की करेक्ट हो गई। ठीक है, इस तरह से हमारा 22 क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है ब्रिस्टल एंगल ऑफ ग्लास स्लैब। देखिए ग्लास स्लैब, ब्रिस्टल एंगल क्या होता है हमारे पास, tan ऑफ थीटा बी, ये ब्रिस्टल एंगल होता है थीटा बी। ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के बीच का एंगल, जहाँ पे ये एंगल बन रहा है तो इसकी रेशियो आ गई। ठीक है, मतलब दो मीडियम हो गई, ये देखिए एक मीडियम लाइट गई यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये ब्रिस्टल एंगल इधर से आ जाता है। इसका N1 है, इसका N2 है। ठीक है, उस टाइप से
तो यहाँ पे सिर्फ n दिया हुआ है हमें। तो देखिए इसकी क्या आएगी, n इज इक्वल टू, ये 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो ये n आ गया, n इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा बी, tan ऑफ 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री कितना होता है आपको पता होगा, tan ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, तो आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.577 1/√3, ठीक है, तो 1/√3 का आएगा 0.577। तो ये इसके ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास ई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारे पास वी, तो इनके बीच का क्या क्या रिलेशन होता है। तो देखिए आपने +2 क्लास में पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू -dv/dr। dr मैं कॉमन पोजीशन लेके चल रहा हूँ, वैसे एक्स वाई और जेड कोई भी हो सकती है, तो उसे कैसे लिखेंगे हम, ये आ गया ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, क्योंकि -d/dr क्या होता है, ग्रेडियंट, उल्टा डेल्टा, ठीक है। तो ये आ गया, इसकी कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, ठीक है। पॉइंट चार्ज दिया हुआ है क्यू 17.7 माइक्रोकूलम्ब और ये सिचुएटेड है सेंटर ऑफ क्यूब और साइड 3 सेंटीमीटर। अच्छे से करके देखिएगा, खुद वीडियो को पॉज कर लिया, खुद करके देखिएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंटायर दिया हुआ है इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ क्यूब 3 सेंटीमीटर, इसका कोई काम नहीं है, ये आपको देखना नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है पॉइंट चार्ज क्यू 17.7 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट इज़, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये सब कुछ आपको पजल करने के लिए दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है, फाई, या कहीं ई से डिनोट करते हैं, मैं फाई से डिनोट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू क्यू चार्ज और एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम, गॉस फ्लक्स लॉ या इस तरफ से कोई लॉ होता है, वो वाला लॉ है ये। तो देखिए 17.7 माइक्रोकूलम्ब, माइक्रोकूलम्ब मतलब 10⁻⁻, रुकिए मैं फिर से लिखता हूँ, ये होता है हमारे पास फार्मूला होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स का। तो क्यू दिया हुआ है 17.7 माइक्रोकूलम्ब मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। नीचे आ गया हमारे पास कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, तो ये कैंसिल करोगे तो आएगा 2, ठीक है, इंटू 10⁻6। ये देखिए कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, ये ऑप्शन ए इसकी करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा ये 25th क्वेश्चन भी हो गया। 27th क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, 26 की तरफ चल रहे हैं, सॉरी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस 50 माइक्रो फैराड in air and 100 microfarad when immersed in oil. The dielectric constant of oil is, देखिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला होता है वो क्या होता है, K इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन जो मीडियम जिसका फाइंड करने को बोला है वो है स्टैंडर्ड मीडियम। स्टैंडर्ड वैक्यूम होता है, लेकिन एयर को भी एज ए वैक्यूम यहाँ पे मान के चल रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 100/50, कैंसिल करके आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी इसकी करेक्ट हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट 27 क्वेश्चन देखेंगे। द रिलेशन कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। देखिए इस रिलेशन को आप करके देखिए, कर्ल बी है, ये कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है। तो ये वाला तो आप देख के बोले कि कोई भी हमारे पास है ही नहीं, इनमें से तो कोई है ही नहीं, क्योंकि एम्पियर लॉ और अलग होता है, गॉस लॉ और होता है, फैराडे लॉ और होता है, बर्ड-साविट लॉ अलग होता है। तो ये देखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, और आई क्या है हमारे पास, करंट। तो ठीक है, इस तरह से है। तो इस पर अब जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है, तो इसके ऊपर अब हम स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। स्टोक्स थ्योरम ये क्या बोलती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू
लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, मतलब किसी भी टर्म का कर्ल होता है उसका सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू उस टर्म के लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। तो अब ये वाली टर्म यहाँ पे पुट कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा ऐसे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे जे है तो जे क्या होता है हमारे पास, जे होता है हमारे पास करंट डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है, सरफेस इंटीग्रल की बात हो रही है, तो करंट डेंसिटी क्या आएगी हमारे पास, जे इज इक्वल टू टोटल करंट आई ओवर एरिया, ठीक है। ये डी आई ओवर डी एस इस तरह से आ जाएगा। तो आई आएगा, आई क्या आएगा हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस, ठीक है। तो अब इसे मैं इरेज कर रहा हूँ तो हमारे पास देखिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट, आई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, जे डॉट डी एस। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट होता था, मैं इसको अंदर भी ले सकता हूँ बाहर भी ले सकता हूँ। अब देखिए इंटीग्रल से इंटीग्रल कैंसिल, डी एस से डी एस कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है हमारे पास, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो ये देखिए कौन सा लॉ है, किस लॉ से डिराइव किया हमने, एम्पियर्स लॉ। तो ये एम्पियर्स लॉ इसकी करेक्ट ऑप्शन हो गई। आप इसे डायरेक्ट याद करके रखिएगा क्योंकि इतना डिराइव तो वहाँ पे कहाँ करोगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे का बस 28 क्वेश्चन दिया हुआ है। दो पैरेलल वायर्स दी हुई हैं, इनके बीच का 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है दोनों के बीच में 10 एम्पियर और इसके बीच में भी 10 एम्पियर। तो इनके बीच का फोर्स फाइंड करना है हमें। तो देखिए फोर्स का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, करंट इन फर्स्ट वायर, करंट इन सेकंड वायर, ये म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी, ठीक है, इनटू लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। दोनों में से मतलब दोनों की लेंथ है जो बराबर होनी चाहिए हमेशा। तो 2 पाई डी जो इनके बीच का डिफरेंस है, क्योंकि देखिए अगर लेंथ बराबर नहीं होगी तो क्या होगा, जहाँ तक वायर है, जो छोटी वायर है तो वो बड़ी के ऊपर वहीं तक जो पैरेलल होगी तो वहीं तक जो क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। तो इसलिए लेंथ हमेशा बराबर होती है, तो इसलिए इन्होंने लेंथ एक ही दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी मैं इसे मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये क्या आएगा, एफ इजिकल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या आती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट I1 10 दिया हुआ है, I2 भी 10 दिया हुआ है, 10 एम्पियर ईच, ठीक है, इंटू लेंथ दी कितनी दी हुई है हमारे पास, लेंथ दी हुई है हमारे पास यहाँ पे लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो आ गया 0.2, ठीक है। नीचे क्या आएगा 2 पाई इंटू मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं 10 सेंटीमीटर को 0.1, 0.1 से 0.2 कैंसिल, 2 10 10 से 100, 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, 2 दूनी 4 इंटू 100 यहाँ पे, और ये -7 है तो कितना हो गया -5, 4 इंटू 10⁻⁻5। तो देखिए इसकी कौन सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द डिस्प्लेसमेंट करंट इन एसी सर्किट इज ड्यू टू, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है एसी सर्किट में आपने पढ़ा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है तो वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, तो किसकी वजह से होगा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए करंट का जो भी ऑप्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन होगी उसकी वजह से ही करंट पैदा होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आता है उससे भी करंट बनता है लेकिन वो इंड्यूस्ड करंट होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। ये डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपने पढ़ा हो, ये डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो उसी तरीके से है ये। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सवेल रिलेशन कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। देखिए ये कौन सा लॉ है हमारे पास, ये थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल की। तो ये मैक्सवेल का ये होता है फैराडेज लॉ है, ठीक है।
और ये बाकी सभी आपको मैक्सवेल के सभी रिलेशन याद होने चाहिए। तो मैक्सवेल के रिलेशन क्या क्या होते हैं हमारे पास वो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए डेल्टा मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किस तरह से आता है, जो रियल रिलेशन है वो इसे और तरीके से लिखते हैं हम, डी इज इक्वल टू रो, डी होता है एप्सिलॉन नॉट ई, मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया। ठीक है, इज इक्वल टू रो, तो ये आ गया रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फर्स्ट मतलब इसका ये पहला फैराडेज लॉ, मतलब ये पहला मैक्सवेल रिलेशन होता है। सेकंड मैक्सवेल रिलेशन की बात करेंगे अभी हम, तो वो क्या आता है, करली एच इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस 1 करली डी ओवर टी। तो जब इसे ड्राइव करते हैं, ये म्यू नॉट बी होता है एच, तो ये आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब यहाँ पे सॉरी जे होता है, करंट डेंसिटी होता है, तो म्यू नॉट जे प्लस 1/c² करली ई बाई करली टी, इस तरह से। ठीक है, थर्ड आता है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। और फोर्थ आपको होमवर्क रहा। ठीक है, होमवर्क भी क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला, तो इस तरीके से ये चारों मैक्सवेल के रिलेशन आपको याद होने चाहिए। तो चलिए इसके साथ धन्यवाद। और हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो, तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए या कोई डाउट है और क्वेश्चन का किसी को सॉल्यूशन चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो। तो चलिए इसके साथ धन्यवाद। Yeah.